क्या आपके पास कोई फोटो है गौरी की? अजय ने कहा। नहीं, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, रुद्र की मां ने कहा। शिट, अजय ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद अजय ने फिर कहा, क्या आप मुझे वो गुड़िया लाकर दे सकती हैं जो आपने गौरी से खरीदी थी? हो सकता है जब हम लोगों को गुड़िया दिखाए तो हमें पता चल जाए कि ऐसी गुड़िया कौन सी लड़की बनाती थी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपने कमरे से लेकर आती हूँ। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में जाने लगती है। थोड़ी देर बाद रुद्र की माँ वो गुड़िया लेकर आती है और अजय को देने लगती है, और तभी अर्जुन उस गुड़िया को रुद्र की माँ के हाथ से ले लेता है और उस गुड़िया को घूरने लगता है। वो गुड़िया कपड़ों से बनाई गई थी। उसकी छोटी छोटी 2 ब्राउन रंग की चोटी थी। उस गुड़िया ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। क्या हुआ अर्जुन, ऐसे क्या देख रहे हो गुड़िया में? अजय ने कहा। कुछ नहीं, मुझे बस ये बहुत अच्छी लगी, पहली बार इतनी सुंदर गुड़िया देख रहा हूँ, अर्जुन ने हड़बड़ाहट में कहा। अच्छा, पर अब तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं इस गुड़िया को देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब आपको ही तो इसका ख्याल रखना है, संभाल कर रखिएगा, अर्जुन ने अजय के हाथों में गुड़िया देते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये गुड़िया गौरी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है, ये उसे ढूंढने में मदद करेगा, इसलिए संभाल कर रखिएगा। अब आप हमारे साहब को सिखाएंगे कि कौन सी चीज संभाल कर रखनी चाहिए और कैसे, माखनलाल ने कहा। अरे मैं तो बस बता रहा था, रुद्र की मां ने मुद्दे को बदलते हुए कहा। अरे अजय बेटा, तुम बहुत देर से आए हो, कुछ ठंडा गरम लोगे? जी नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। जो पता आपने बताया है हम वहां पर जाकर देखते हैं, हो सकता है गौरी के बारे में कुछ और पता चल जाए। ठीक है बेटा, रुद्र की मां ने कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। घर के सभी लोग हॉल के कमरे से जाने लगते हैं। तभी अनन्या अर्जुन के पास जाती है और उससे पूछती है, यार सही बता, तू उस गुड़िया में क्या देख रहा था? कुछ भी तो नहीं। देख, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तू कुछ तो देख रहा था, बताना यार, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है बताता हूँ, पर इस घर में ये बात किसी से मत कहना, वरना वो लोग और डर जाएंगे। ठीक है, नहीं कहूंगी, पर पहले तू बता तो, मैक्सिको में एक आइलैंड है जिसे शैतानी गुड़ियों का आइलैंड कहा जाता है। वहाँ पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, घास में, हर जगह आपको गुड़िया ही गुड़िया नजर आएंगी। कहते हैं रात में उन गुड़ियों में जान आ जाती है और वो अपने आप चलने लगती हैं। उस आइलैंड की सारी गुड़िया एक छोटी बच्ची की आत्मा की गिरफ्त में है, जिसकी कई सालों पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। बहुत साल पहले की बात है, उस आइलैंड का जो गार्ड था उसको पानी में तैरती अचेत अवस्था में एक बच्ची मिली थी, लेकिन बच्ची की हालत बेहद खराब होने की वजह से उस बच्ची को कोई बचा नहीं पाया। बच्ची की मौत के कुछ दिनों बाद ही उस गार्ड को पानी में तैरती एक गुड़िया मिली। उसने उस गुड़िया को बच्ची गुड़िया समझकर उसे पेड़ पर लटका दिया। उसके बाद उस गार्ड को हर रोज कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 पानी पर तैरती मिलती रही। वो उन्हें उठाता और अलग पेड़ों पर लटका देता। ऐसे में वो आइलैंड गुड़ियाओं से भर गया और एक रोज उस गार्ड की लाश लोगों को पानी के ऊपर तैरती हुई मिली। उसकी लाश के पास बहुत सारी गुड़ियाओं का ढेर था। लोगों का कहना था कि उसकी जान उन गुड़ियाओं ने ली है। तुम्हें पता है अनन्या, गौरी ने आंटी जी को जो गुड़िया बेची थी वो बिल्कुल वैसी गुड़िया थी जैसी उस आइलैंड पर है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो गुड़िया वो वाले आइलैंड की है? नहीं अनन्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसी ही दिखने वाली गुड़िया बनाई गई ताकि आंटी जी पर कोई काला जादू कर सके और उन्हें अपने वश में कर सके। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गौरी आंटी जी पर काला जादू करके उन्हें अपने वेश में करना चाहती थी? मैं पूरे सिक्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर हाँ, मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से गौरी उन पर काला जादू करके उनको अपने वश में करना चाहती थी। वरना तुम ही सोचो, ऐसी कौन सी माँ इतनी जल्दी अनजान लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर गौरी को आंटी जी को वश में करके रुद्र से शादी करनी थी तो सब तो उसके मुताबिक ही हो रहा था, फिर वो शादी वाले दिन गायब क्यों हो गई थी? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आयशा कि शादी वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गई। ये गौरी मेरे लिए एक पहेली बन गई है जो सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही है और आगे चलकर ये और उलझेगी। अनन्या जरा यहाँ पर आना। तन्वी के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। आती हूँ, अनन्या ने चिल्लाकर जवाब दिया। चल मैं चलती हूँ, इस मुद्दे पर बाद में बात करते हैं, अनन्या ने ऊपर वाले कमरे में जाते हुए अर्जुन से कहा। शाम के 4 बज रहे थे। समीर रुद्र के कमरे में अपना कैमरा देख रहा था। तभी वहां पर पीयूष आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, बस फोटोज देख रहा था। मुझे भी दिखाना। हाँ देख तू भी, समीर ने पीयूष को कैमरे के अंदर की फोटो दिखाते हुए कहा। यार ये तो ट्रेन के अंदर की फोटोज है ना, जब हम यहाँ आ रहे थे तब की? हाँ वही है। देख मोटे, ट्रेन के अंदर भी तू चिप्स ठूस रहा था। कितना खाता है यार तू। भाई अब क्या करूं, बस जीभ ललचा जाती है खाने की चीज को देखकर। पीयूष और समीर बात ही कर रहे थे कि तभी अर्जुन, रुद्र, अनन्या और तन्वी भी वहां पर आ जाते हैं। क्या देख रहे हो तुम दोनों? अनन्या ने कहा।
अरे कुछ नहीं, बस फोटोज देख रहे हैं। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ ना, अनन्या ने कहा। मुझे भी देखनी है, तन्वी ने कहा। अरे सब लोग आ जाओ, एक साथ मिलकर देखते हैं, समीर ने कहा। सभी लोग कैमरे के अंदर की फोटोज देखने लगते हैं। वो लोग फोटो देख ही रहे थे कि तभी वहां पर राम काका झाड़ू लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा आप लोग एक साइड हो जाओगे, मुझे झाड़ू लगानी है। सभी लोग पलंग पर बैठ जाते हैं और राम काका झाड़ू लगाने लगते हैं। अरे ये फोटो तो गोंदिया स्टेशन की है ना, अनन्या ने कहा। हाँ वहां की है, जब हम उतरे थे तब मैंने खींची थी, समीर ने कहा। वाह यार, बहुत अच्छी फोटो खींची है तूने, तो रुद्र ने कहा। समीर कैमरे की फोटो पलटने लगता है, तभी अर्जुन कहता है, अरे ये फोटो तो दरवाजे की है ना, जो मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा पर बना हुआ है। हाँ ये वही है शायद, हाँ ये वही है, याद है मैं नीचे उतर रहा था और तूने मुझे रोक दिया था, समीर ने कहा। राम काका वहीं पर झाड़ू लगा रहे थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो झाड़ू लगाते लगाते रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा, तुम वहां पर उतरे थे? मैंने मना किया था ना जिप्सी से मत उतरना, और उस मनुष्य दरवाजे की फोटो क्यों खींची? अभी उसे डिलीट करो, वरना पता नहीं क्या होगा। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, राम काका आपने कहा था उस दरवाजे के पीछे कहानी है, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या? नहीं बेटा रहने दो, बताइए ना काका, सभी ने एक साथ कहा। नहीं बेटा मैं नहीं बता सकता, प्लीज राम काका बता दीजिए ना, रुद्र ने कहा। अब रुद्र बाबू कह रहे हैं तो अब तो बताना ही पड़ेगा, आखिर ये भी तो हमारे मालिक हैं। तो अब सुनो, मेरा जो बेटा था उसको शादी के 5 साल बाद भी संतान नहीं हो रही थी, और मेघनाथ मंदिर में बरसों से हर महीने के आखिरी सोमवार के दिन भोर में 4 बजे से शिव भगवान की एक विशाल पूजा की जाती थी। कहते हैं उस दिन पूजा के वक्त जो भी मांगो वो आपको मिल जाता है, और उसी के लिए मैं अपनी बहू को लेकर मेघनाथ मंदिर गया था। मुझे उस दिन एक बात याद है, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। वो पूजा पंडित सुशलाचार्य कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के गुरुओं ने उन्हें ये पूजा सिखाई थी, और अब पंडित सुशलाचार्य अपने शिष्यों को ये पूजा करना सिखा रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के 4 शिष्य थे, आदित्य, करण, निशान और निर्मल, जिनकी उम्र करीब 10 वर्ष थी। पंडित सुशलाचार्य और उनके शिष्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। वो 5 लोग मेघनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास बैठे हुए थे, और मैं और मेरी बहू दूर खड़े होकर चुपचाप वो पूजा देख रहे थे। पंडित सुशलाचार्य सबसे पहले शिवलिंग को ठंडे जल और पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंडित सुशलाचार्य शिवलिंग के दर्शनीय ओर से भस्म की 3 समानांतर धारियां बनाते हैं, और फिर समांतर धारियां खींचकर उन पर मध्य में एक वृत्त बनाते हैं, जिसे शिवाश कहते हैं। गुरुजी इस पूजा में भस्म का क्या अर्थ है? आदित्य ने पूछा। भस्म शब्द में भ अर्थात पत्र सनम अर्थात नाश हो, स्म अर्थात स्मरण। भस्म के कारण पापों का निर्दालन होकर ईश्वर का स्मरण होता है। हमारा शरीर नाशवान है, इसे निरंतर स्मरण रखने का जो प्रतीक है वो भस्म है, इसलिए पूजा में भस्म का प्रयोग किया जाता है। मनस्तों के मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र भस्म को अंगूठे से रगड़ते हैं। त्र्यंबक मंत्र पढ़ते हुए इसे मस्तिष्क पर लगाते हैं। त्रयायुषे मंत्र पढ़ते हुए इस भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। इस पूजा में कौन कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं गुरुजी? निशान ने कहा। धतूरा, श्वेत कमल, चमेली, नागचंपा, रजनीगंधा, मोगरा तथा श्वेत पुष्प शिवजी को अर्पित किए जाते हैं। केतकी और केवड़ा केवल महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र को किस दिशा में रखना उचित है गुरुजी? करण ने पूछा। बेलपत्र को औंधे रखकर और उसके डंठल को अपनी ओर करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। गुरुजी इस पूजा में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा क्यों प्रभावित की जाती है? निर्मल ने कहा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, शिवलिंग में शिव शक्ति एकत्रित होती है, जिस कारण प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का शिवलिंग के कणों पर एवं दर्शनार्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए शिवलिंग पर निरंतर जलधारा प्रभावित की जाती है। इस धारा से खर्ज स्वर में सूक्ष्म ओम उत्पन्न होता है। मंत्र की निरंतर धार पढ़ते रहने से कालपिंड खुल जाता है, अर्थात जीव निर्गुण ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। गुरुजी शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की 7, गणेश जी की 4, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4, देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3 पर शिवजी की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? आदित्य ने कहा। शिवजी की आधी परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि इस संबंध में हमारे पुराणों में मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। भगवान की परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, और बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर का टकराव होता है। इस वजह से परिक्रमा का लाभ नहीं मिल पाता है। परिक्रमा करते वक्त हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए गुरुजी? निशान ने पूछा। यानी कानी न पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी सर्वाणी नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे
अर्थात जाने अनजाने में हमारे द्वारा किए गए और पूर्व जन्मों के सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। पंडित सुशलाचार्य अपने चारों शिष्यों के साथ खड़े होते हैं और शिवलिंग की परिक्रमा करने लग जाते हैं। परिक्रमा समाप्त होने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य दूध से भरा पात्र अपने हाथ में उठाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने लग जाते हैं। दूध को जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उस दूध में से दुर्गंध आने लग जाती है। उस दूध में से ऐसी दुर्गंध आ रही थी जैसे किसी मरे हुए इंसान की लाश में से आती है। उस दुर्गंध को सूंघकर मैं, मेरी बहू और पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य चकित हो गए थे। ये क्या हो रहा है? गुरुजी, ताजे दूध में से मरे हुए इंसान की गंध कैसे आने लगी? करण ने कहा। कहीं हमसे पूजा करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है? निर्मल ने कहा। नहीं पुत्र, गलती हमसे नहीं, गलती तो सरपंचों से हुई है। इतना कहकर पंडित सुशलाचार्य अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। पंडित सुशलाचार्य को अपनी दैवीय शक्तियों से पता चल गया था कि ये सब उस औरत के जलकर मरने के कारण हो रहा था। मेघ गांव में जितनी भी अनहोनियां हुई थी वो उस औरत की आत्मा के कारण ही हो रही थीं। उसकी आत्मा मेघ गांव में भटक रही थी। अब मेघ गांव रहने लायक नहीं बचा था। पंडित सुशलाचार्य को इसका आभास हो गया था कि यदि उन्होंने जल्द ही मेघ गांव को खाली नहीं कराया तो पूरे गांव के लोग एक एक करके मर जाएंगे। पंडित सुशलाचार्य ने बलमाटोला और दास गांव के सरपंच को मेघनाथ मंदिर में मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं मालिक के साथ वहीं पर था तो उन्होंने तेज बहादुर और महेंद्र सिंह को सारी बात बताई। क्या आप सच में चाहते हैं कि पंडित जी की मेघ गांव बंद हो जाए? तेज बहादुर ने कहा। ये मैं नहीं, नियति चाहती है। यदि मेघ गांव बंद नहीं हुआ तो एक एक करके मेघ गांव के अंदर सब लोग मारे जाएंगे और हो सकता है कि मेघ गांव को बर्बाद करने के बाद उस औरत की आत्मा बलमाटोला और दास गांव को भी बर्बाद कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? महेंद्र सिंह ने घबराते हुए कहा। मैं वही कह रहा हूं जो होने वाला है, पर होनी को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। बताइए पंडित जी, इसका क्या उपाय है? तेज बहादुर ने कहा। इसका एक ही उपाय है, उसकी आत्मा को मेघ गांव के अंदर कैद करके मेघ गांव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पर ऐसा करने से फिर मेघ गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा पंडित जी? महेंद्र सिंह ने कहा। अगर हमें गांव वालों की जान बचानी है तो ये करना ही होगा। वो औरत जलकर मरी थी और उसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। इसका मतलब हमारे दोस्त धनपत राय और उसके नौकर बिरजू को भी उसी चुड़ैल ने मारा था। तेज बहादुर ने कहा। हाँ, ये काम उसी चुड़ैल का है। अभी वो चुड़ैल ज्यादा ताकतवर नहीं है। हम उसकी आत्मा को मेघ गांव में कैद कर सकते हैं, पर यदि हमें देर हो गई तो फिर वो चुड़ैल किसी के भी वश में नहीं आएगी। तब मैं भी उसे अपनी दैवीय शक्तियों से रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है पंडित जी, यदि आप कहते हैं तो अब यही होगा। सालों से आपने ही तीनों गांव की रक्षा की है और आज भी आप ही को करनी है। महेंद्र सिंह ने कहा। हाँ पंडित जी, उस चुड़ैल को आप कैद कर दीजिए मेघ गांव में। तेज बहादुर ने कहा। इतना आसान नहीं है उस चुड़ैल को कैद करना। हमें अगले महीने के आखिरी सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर में महादेव की पूजा करेंगे और मैं तीनों गांव के समस्त पुजारियों के साथ मिलकर उस चुड़ैल को मेघ गांव के अंदर कैद करूंगा। जी ठीक है पंडित जी, अब आप बताइए कि हम दोनों को क्या करना है? तेज बहादुर ने कहा। आप दोनों को मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर 2 बड़े बड़े दरवाजे बनाने हैं और मेघ गांव को महीने के आखिरी सोमवार तक खाली करवाना है। जी पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा, तेज बहादुर ने कहा। तेज बहादुर और महेंद्र सिंह ने जब मेघ गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले मेघ गांव को बंद करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि गांव वालों को अपने घरों और अपने खेतों से ज्यादा अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। जब गांव वालों ने मेघ गांव की प्रारंभिक और अंतिम सीमा पर दरवाजा बनाना शुरू किया तो वो काम इतना आसान नहीं था जितना गांव वाले समझ रहे थे। उस चुड़ैल ने दरवाजा बनाने वाले कई लोगों की जान ले ली थी। मालिक ने मुझे मेघ गांव की सीमा पर यह देखने भेजा था कि दरवाजा बनाने का काम ठीक चल रहा है या नहीं। मैं अपने बेटे कालू के साथ वहां पर गया था। उस वक्त मेघ गांव लगभग खाली हो गया था। मैं और मेरा बेटा पैदल पैदल ही मेघ गांव की ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों मेघ गांव के अंदर थे और अब दास गांव के पास बने दरवाजे को देखने जा रहे थे।
रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे बेटे ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। झिंगुरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ची ची ची। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस आसपास की कुछ चीजें ही दिखाई दे रही थीं। बापू, आपको क्या लगता है उस औरत की आत्मा मेघ गांव में सच में भटक रही है या कोई नई साजिश है सरपंचों की? अगर दास गांव के सरपंच ने कहा होता तो मान भी लेते कि साजिश है, क्योंकि वो है ही चालाक। पर अब मैं भी उस दिन मालिक के साथ गया था पंडित सुशलाचार्य जी से मिलने, और वो दूध की गंध मरे हुए इंसान की गंध जैसी थी। मैंने भी सूंघी थी। और ये बात तुझे ही पता है कि पंडित सुशलाचार्य कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहेंगे। बापू, तो क्या तुम भी भरोसा करते हो उस चुड़ैल पर? क्या तुमने कभी देखा है उसे? नहीं बेटा, मैंने उस चुड़ैल को कभी नहीं देखा, पर यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो तो इन पर भी करना ही पड़ेगा। बापू, उस औरत को क्यों जलाया गया था? पता नहीं, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, पर उस रात तो तू भी था ना जब उसे जला रहे थे। मालिक के साथ तू भी तो गया था उसे जलाने। हाँ, पर सरपंच साहब ने बोला उस औरत को जला दो तो हमने जला दिया। और आपने ही तो सिखाया है कि कभी मालिकों से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वो जो कहें वो चुपचाप कर देना चाहिए। हाँ बेटा, वरना पता नहीं कब हमारा दाना पानी बंद हो जाए। वही तो हमारे अन्नदाता हैं। बापू सुनो। हाँ बोलो बेटा। वो मेरे पेट में ना गड़गड़ हो रहा है। आज सुबह ना मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ था। तुम ना यहीं पर रुको, मैं बस 5 मिनट में जंगल से आता हूँ। ठीक है बेटा। कालू ने लालटेन मुझे दे दिया और वो जंगल के अंदर चला गया। कालू को गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे, पर वो अभी तक नहीं आया था। मेरे मन को बहुत अजीब लगने लगा था। डर सता रहा था कि उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। जिस अंधेरी झाड़ियों में मेरा कालू गया था, मैं उस तरफ जाने लग गया। जब झाड़ियों में मैं चल रहा था तो सूखे पत्तों का पांव से कुचलने की चरचर आवाजें आ रही थीं। एक एक कदम पर वो आवाज बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस फूलने लग गई थी। मुझे लालटेन के पीले प्रकाश में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने बेटे कालू को आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा था। कालू, 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 अरे कालू बेटा, कहाँ है तू? पर कालू का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जंगल में आगे ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक हवाएं तेज चलने लग गईं और मेरी लालटेन बुझ गई। पता नहीं ये कैसे हुआ था। शायद ये उस चुड़ैल की ही कोई चाल थी। वो तो अच्छा हुआ था कि मैंने अपने साथ माचिस रख ली थी। मैं फिर वो लालटेन जलाने लग गया। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि मैं लालटेन जला ही नहीं पा रहा था, और मैं जब भी कोई माचिस की तीली जलाता, सर आवाज करते हुए हवा का झोंका आता और उस माचिस की तीली को बुझा देता। कड़ी मशक्कत करने के बाद मैंने लालटेन जला ही ली। यदि वो लालटेन नहीं जलती तो बेहतर होता, क्योंकि लालटेन के उजाले ने मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। जब लालटेन जली और मैंने सामने देखा तो मेरे बेटे की लाश थी। वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो मरा कब, कैसे, और मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं समझ गया कि वो कैसे मरा। उसकी आंखें खुली की खुली थी और वो लाल पड़ गई थी। मैं समझ गया था उसने उस चुड़ैल को देखा और वो मर गया। उस दिन मैंने अपना जान से भी प्यारा बेटा खो दिया। जिस रात का सब इंतजार कर रहे थे वो आ गई थी। उस दिन महीने का आखिरी सोमवार था और पंडित सुशलाचार्य बलमाटोला मेघ और दास गांव के सभी पुजारियों के साथ मिलकर मेघ गांव के अंदर बरगद के पेड़ के पास जो जल गया था वहां पर एक महायज्ञ कर रहे थे। पंडित सुशलाचार्य के चारों शिष्य मेघनाथ मंदिर के अंदर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उस दिन मेघ गांव के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। बस मैं, महेंद्र सिंह, मालिक, पंडित सुशलाचार्य और बाकी समस्त तीनों गांव के पुजारी थे। पंडित सुशलाचार्य ने वो यज्ञ करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों का जल मंगाया था, जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर अर्पित किया गया था, ताकि उस औरत को जलाने का जो पाप किया गया था वो कम हो जाए। उस दिन कई बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधुनाथ मृत्यु मूर्छे मामृतात। वो चुड़ैल मुझे दिखाई तो नहीं दी, पर उसके चीखने की आवाज आसमान में उस रात गूंज रही थी। आज भी उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कह रही थी, छोड़ दे पंडित मुझे, मत कैद कर मुझे इस गांव में। यदि मैं छूट गई तो फिर सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ऐसी मौत जो किसी को भी नसीब ना हो। लोगों की रूह कांप जाएगी तेरी लाश देखकर।
पंडित सुशलाचार्य उस चुड़ैल की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, वो बस मंत्र पढ़े जा रहे थे। मेघ गांव की सीमा जहां पर प्रारंभ होती है और जहां पर समाप्त होती है, वहां पर 2 बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बना दिए गए थे। उन दरवाजों पर मंत्र लिखकर कई ताबीज बांधे गए। किसी ने रुद्राक्ष की माला बांधी तो किसी ने कलावा तो किसी ने माता रानी की लाल रंग की चुनर। जो पुजारी जिस भगवान के उपासक थे, उन भगवान के मंत्र पढ़कर मेघ गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेघ गांव के बंद होने के साथ ही वो औरत की आत्मा भी उसी गांव में कैद हो गई। मेघ गांव के कुछ लोग आसपास के गांव बलमाटोला और दास गांव में रहने के लिए चले गए, तो कुछ लोग शहर चले गए। मेघ गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। मेघ गांव का स्कूल, मेघ गांव का अस्पताल सब बंद हो गया था। अब बलमाटोला गांव से जब भी किसी को दास गांव या गोंदिया जाना रहता तो पहाड़ी वाले रास्ते से 40 किलोमीटर घूम कर जाता था। कहते हैं यदि किसी भी व्यक्ति ने वो दरवाजे फिर खोल दिए तो उस औरत की आत्मा बाहर आ जाएगी और फिर सबको मार देगी। पंडित सुशलाचार्य ने उस औरत की आत्मा को मेघ गांव में तो कैद किया था, पर मेघ गांव के अंदर किस जगह पर कैद किया था ये किसी को नहीं बताया था। कहते हैं कि ये राज उन्होंने राज ही रखा। वो नहीं चाहते थे किसी को भी पता चले कि उसकी आत्मा गांव के अंदर कहां पर कैद है। गांव वालों का मानना था कि सारी गलती तीनों सरपंचों की थी। ना ही वो उस औरत को बेवजह जलाते, ना ही मेघ गांव को उसका श्राप लगता। आज भी उस औरत की जलने के वक्त की चीखें मेघ गांव में गूंजती हैं। अक्सर रात के वक्त जब कोई दूसरे गांव का व्यक्ति उस दरवाजे के पास से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मुड़ता है तो कहते हैं उस औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहती हैं, खोल मुझे खोल, दरवाजा खोल। कई लोगों ने तो उस दरवाजे के पास उसकी पायल और चूड़ियों की बजने की आवाजें भी सुनी थी। अजय और माखनलाल जिप्सी में बैठकर उस पते पर जा रहे थे जो रुद्र की मां ने उन्हें बताया था। शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा हो गया था कि लग रहा था जैसे रात के 10 बज रहे हों। अजय जिप्सी चला रहा था और माखनलाल उसकी बगल में बैठा हुआ था। साहब, आपको क्या लगता है, गौरी के गायब होने के पीछे क्या रुद्र के घर वालों में से किसी का हाथ है या गौरी खुद किसी के साथ भाग गई है? माखनलाल ने अजय से पूछा। माखनलाल, कुछ नहीं कह सकते। जब तक गौरी मिल नहीं जाती और बिना सबूत के हम किसी पर शक भी नहीं कर सकते। किसी भी लड़की का यूं अचानक शादी के मंडप से गायब हो जाना एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और रुद्र की माँ का एक अनजान लड़की से, जिससे सिर्फ वो 1 महीने से जानती हो, बिना उसके बारे में कुछ जाने यूं अचानक अपने बेटे से शादी कराना, यह भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हाँ साहब, सही कहा आपने। आपको पता है, मेरी दादी कहती थी शादी के मंडप से दुल्हन तभी गायब होती है जब वो किसी लड़के से प्यार करती हो। नहीं माखनलाल, जरूरी नहीं जब दुल्हन किसी लड़के से प्यार करती हो तब वो गायब हो जाए। ये भी हो सकता है कि जब दूल्हा किसी और लड़की से प्यार करता हो तो वो दुल्हन को गायब करवा दे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि रुद्र ने दुल्हन को गायब करवाया है? हाँ, मेरे कहने का कुछ ऐसा ही मतलब है। तुम खुद ही सोचो, रुद्र ने शहर में पढ़ाई लिखाई करी और अब वो बेंगलोर में जॉब करता है। उसकी जिंदगी में इस बीच कोई तो लड़की उसे पसंद आई होगी जिससे वो प्यार करता हो। और एक बात तुम्हें पता है, ये रुद्र ना बचपन से ही थोड़ा अजीब है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब, क्या आप रुद्र को बचपन से जानते हैं? हाँ, मैं रुद्र को बचपन से जानता हूँ। रुद्र मेरा बचपन का दोस्त है। ये सिर की चोट देख रहे हो, ये बचपन में उसी ने मुझे दी थी। जब से मुझे लगी थी मुझे याद ही नहीं उस रात क्या हुआ था। बस याद है कि ये रुद्र के कारण ही लगी है। अजय ने एक हाथ से अपने सिर के पास का निशान दिखाते हुए कहा। अच्छा। अजय जिप्सी चला ही रहा था कि वो जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ साहब, आपने यहाँ सुनसान पहाड़ी वाली सड़क पर जिप्सी क्यों रोक दी? क्योंकि अब ये पहाड़ी वाली सड़क पर ही हमें उतरना है और वो तुम साइड में वो रास्ता देख रहे हो जो जंगल के अंदर जाता है, वहीं पर हमें जाना है। रुद्र की माँ के मुताबिक गौरी उस जंगल के अंदर ही रहती थी। ये क्या बात कर रहे हो साहब आप? गौरी को कोई और जगह नहीं मिली थी क्या रहने के लिए जो इस घने जंगल में रहती थी? मैं क्या कहता हूँ साहब, अभी अंधेरा बहुत हो गया है, हम कल सुबह आते हैं ना, रात में कुछ दिखेगा भी नहीं। माखनलाल, ये नाटक बंद करो और ये टॉर्च पकड़ो और चुपचाप मेरे पीछे आओ, वरना अकेले रहोगे तो कोई जंगली जानवर खा लेगा, फिर मुझसे मत कहना। अजय ने माखनलाल के हाथ में टॉर्च पकड़ाते हुए कहा।
अजय और माखनलाल घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ अजय और माखनलाल के पैरों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो दोनों करीब 15 मिनट से चल रहे थे। साहब, हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, अभी भी वक्त है, हम वापस चलते हैं, कल आ जाएंगे। सही कहा माखनलाल, हम दोनों बहुत देर से चल रहे हैं, करीब 1 किलोमीटर अंदर तो आ ही गए होंगे ना। हाँ साहब, आ गए होंगे। रुद्र की माँ के हिसाब से 1 किलोमीटर चलने के बाद एक पीपल का पेड़ आना चाहिए था। जरा देखो आसपास कहीं पीपल का पेड़ दिख रहा है क्या? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? रात के वक्त पीपल का पेड़ कौन ढूंढता है? आपको पता नहीं है क्या रात के वक्त पीपल के पेड़ में भूत होते हैं? इस वजह से कोई उसके पास भी नहीं जाता है और आप वही ढूंढने को बोल रहे हो? माखनलाल ने घबराते हुए कहा। माखनलाल, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप पीपल का पेड़ ढूंढो, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। जी साहब। माखनलाल और अजय पीपल का पेड़ ढूंढने लग जाते हैं। करीब 15 मिनट पीपल का पेड़ ढूंढने के बाद माखनलाल थक जाता है और वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। साहब, अब आपको मुझ पर जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर मैं अपनी जगह से उठने वाला नहीं हूँ, बहुत थक चुका हूं मैं, माखनलाल ने कहा। ठीक है, वहीं पर बैठे रहो, मैं खुद वो पीपल का पेड़ ढूंढ लूंगा। जमीन पर बैठे बैठे माखनलाल को गर्मी लगने लगती है और वो पसीने से पूरी तरह भीग जाता है। वो कहता है, भगवान थोड़ी तो रहम करो, इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं और जरा भी हवा नहीं चल रही, यहाँ पसीने से भीग गया हूं मैं, थोड़ी तो हवा चला दो। जैसे ही माखनलाल ने यह बात कही, हवाएं चलने लगती हैं। वाह, मुझे नहीं पता था आजकल भगवान मेरी इतनी जल्दी सुनने लगे हैं, वरना मैं कुछ और मांग लेता, माखनलाल ने खुद से कहा। हवाएं चल ही रही थीं कि तभी माखनलाल देखता है कि उसके सिर के ऊपर पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं। जब वो उन पत्तों को अपने सिर से हटाता है और हाथ में ले लेता है तो देखता है कि वो तो पीपल के पेड़ के पत्ते हैं। पीपल के पत्ते देखकर वो झट से खड़ा हो जाता है और अपने पीछे मुड़कर देखता है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो जिस जगह पर बैठा हुआ था वहां पीपल का पेड़ ही लगा हुआ था। वो चिल्लाकर अजय को आवाज लगाता है, साहब, क्या हुआ माखनलाल, मुझे पीपल का पेड़ मिल गया। क्या? अजय भागते हुए माखनलाल के पास पहुंचता है और कहता है, कहां पर है? ये रहा। अजय पीपल के पेड़ को देखते हुए कहता है, यदि पीपल का पेड़ ये है तो इसके जस्ट सामने गौरी का घर होना चाहिए। अजय पीपल के पेड़ के चारों तरफ गौरी का घर ढूंढने लगता है। साहब, यहाँ तो कहीं भी गौरी का घर नहीं दिख रहा है। अच्छे से देखो माखनलाल, यहीं कहीं होगा। साहब, चारों तरफ देख लिया, और आप खुद ही सोचो, यहाँ घर बनाने लायक जगह है क्या? कौन इतने सारे पेड़ पौधों को काटकर घर बनाएगा? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है माखनलाल, पर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र की माँ ने ऐसी जगह के बारे में कहा था और उसके अनुसार गौरी का घर यहीं होना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि गौरी पीपल के पेड़ के अंदर रहती थी, पर पीपल के पेड़ के अंदर तो भूत रहते हैं, इसका मतलब गौरी भूत है? माखनलाल ने डरते हुए कहा। माखनलाल, तुम फिर बकवास करने लग गए, जरा टॉर्च आसपास अच्छे से मारो, घर यहीं कहीं होगा। अजय ने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ करते हुए कहा। तभी अचानक उसके हाथ से टॉर्च नीचे पीपल के पेड़ के पास गिर जाती है और नीचे गिरकर बंद हो जाती है। अरे शिट, ये क्या? इतना कहकर अजय धीरे से टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुकता है। अरे माखनलाल, जरा तुम्हारी टॉर्च की लाइट इस तरफ तो करना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी साहब, अभी करता हूँ, माखनलाल ने पीपल के पेड़ के नीचे लाइट करते हुए कहा। जब माखनलाल ने अपनी टॉर्च की लाइट नीचे की तो अजय देखता है कि पीपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू रखे हुए थे। उन नींबू को देखकर अजय और माखनलाल दोनों हैरान हो जाते हैं। वो नींबू पीले थे और एक लाइन में रखे हुए थे। ये क्या है, नींबू यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे क्या करें? माखनलाल ने कहा। माखनलाल, उससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि इस जंगल के अंदर कहीं भी नींबू का पेड़ नहीं है, तो ये 6 नींबू आए कहाँ से? साहब, ये 6 नींबू है, मतलब पहला रुद्र का, दूसरी माँ का, तीसरा उसकी चाची का, चौथा उसके चाचा का और 5वां उसके चाचा के लड़की का। और माखनलाल बोलते बोलते रुक जाता है। और 6वां नींबू किसका माखनलाल? अजय ने घबराते हुए कहा। 6वां नींबू उसके दादाजी का। ये भी तो हो सकता है कि माखनलाल के 6 नींबू उसके दोस्तों के नाम के हों। पहला रुद्र का, बाकी उसके 5 दोस्त, तन्वी, अनन्या, समीर, पीयूष और अर्जुन का। हाँ साहब, ये भी हो सकता है, अजय ने हंसते हुए कहा। अब बस भी करो माखनलाल, तुम्हारी अंधविश्वास से भरी अनसुलझी पहेलियां नहीं सुननी मुझे, बातें वही किया करो समझ में आए। साहब, ये अंधविश्वास से भरी अनसुलझी पहेलियां जब सुलझ जाती है ना तो समझ में तो आती हैं, पर उसका उपाय पता नहीं चलता। थोड़ी देर रुककर माखनलाल फिर कहता है, साहब, मुझे तो लगता है कि गौरी काला जादू करती थी और अपने काले जादू से ही उसने रुद्र की माँ को अपने वश में किया था। अब बस भी करो माखनलाल, ये क्या जादू टोने वाली बातें कर रहे हो? और चुपचाप अब ये नींबू उठाओ। हो सकता है कि गौरी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स इन नींबू पर लगे हों। ये आप कैसी बात कर रहे हो साहब? यदि उसका काला जादू मुझे लग गया तो? माखनलाल, बस, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है साहब, उठाता हूँ। माखनलाल नीचे बैठता है और नींबू उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। माखनलाल की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं।
उसके माथे से पसीने की बूंद नीचे गिरने लगती है। टप टप। माखनलाल वो नींबू उठाने ही वाला था कि तभी अजय उसे रोक लेता और कहता है, सुनो माखनलाल, ऐसे नींबू उठाओगे क्या? हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, उठाने से पहले मैं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ। बेवकूफ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसे नींबू उठाओगे तो तुम्हारे हाथ के निशान नींबू पर लग जाएंगे। ये ग्लव्स लो और ये पॉलिथीन इसमें रख लो, इन सब नींबुओं को। अजय ने माखनलाल को ग्लव्स और पॉलिथीन देते हुए कहा। माखनलाल ग्लव्स पहनता है और नींबू उठाने लगता है। वो जैसे ही पहला नींबू उस सफेद पॉलिथीन में रखता है, सर्र से हवा चलने की आवाज सुनाई देती है और वो डर डर के जल्दी से सारे नींबू पॉलिथीन में रख लेता है और कहता है, अब चलें साहब? हाँ चलो रुद्र के घर, बता दो दें कि गौरी के पत्ते पर गौरी की जगह ये नींबू मिले हैं हमें। इतनी रात को जाना ठीक रहेगा? 9 बज गए। माखनलाल, हम पहले लेट हो चुके हैं और ये किसी लड़की की जान का सवाल है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। अजय और माखनलाल वापस से अपनी जिप्सी की तरफ जाने लगते हैं। जब वो जिप्सी के पास पहुंचते हैं तो अजय कहता है, सुनो, ये नींबू जो हमें मिले हैं ना, इसे वो जो गौरी की गुड़िया रखी थी ना हमने, वो सफेद पॉलिथीन में उसमें रख दो। जी साहब। माखनलाल जिप्सी के अंदर वो पॉलिथीन ढूंढने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं मिलती। साहब, पॉलिथीन कहीं नहीं मिल रही, यहीं पर तो रखी थी। क्या बोल रहे हो तुम माखनलाल? अभी जंगल में जाने से पहले यहीं जिप्सी के पीछे वाली सीट पर ही तो गुड़िया रखी थी। इतना कहकर अजय भी जिप्सी के पीछे वाली सीट पर वो गुड़िया ढूंढने लगता है, पर उसे भी वो गुड़िया नहीं मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से उस गुड़िया को यहाँ पर रखा था, अजय ने हैरानी के साथ कहा। कहीं वो गुड़िया कहीं गायब तो नहीं होगी गौरी की तरह? याद है साहब, अर्जुन ने कहा था वो गुड़िया संभाल कर रखना, कहीं गायब भी हो सकती है। और देखिए, हो गई अपने आप गायब। माखनलाल के साथ साथ अजय भी पसीने से भीग जाता है। माखनलाल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कोई जंगली जानवर आया हो और वो उठाकर ले गया हो गुड़िया। हाँ साहब, परवर कुछ नहीं, चुपचाप जिप्सी में बैठो और चलो रुद्र के घर। जी साहब। अरे याद रहे उन्हें गुड़िया के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग पुलिस वालों को लापरवाह समझेंगे। जी साहब, नहीं बताऊंगा। माखनलाल और अजय रुद्र के घर पहुंच जाते हैं। माखनलाल दरवाजा खटखटाता है। खटखट खटखट। कुछ ही देर बाद आयशा दरवाजा खोलती है और माखनलाल को देखकर कहती है, जी आप? हाँ हम। माखनलाल ने कहा, आइए आइए ना अंदर। माखनलाल और अजय घर के अंदर आ जाते हैं और सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। रुद्र और उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अजय ने आयशा से पूछा। जी वो ऊपर वाले कमरे में हैं, मैं अभी बुला देती हूँ, आयशा ने कहा। राम काका रुद्र के दोस्तों को मेघ गांव के दरवाजे का राज बता ही रहे थे कि तभी आयशा की नीचे से आवाज आती है, अरे रुद्र बेटा। क्या चाची? रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, जरा नीचे तो आना, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जी चाची, अभी आया, रुद्र ने चिल्लाते हुए ऊपर से जवाब दिया। चलो सभी लोग नीचे, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं, देखते हैं क्या खबर लाए। सभी लोग नीचे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। बेटा कुछ पता चला गौरी के बारे में? क्या वो मिल गई? रुद्र की मां ने हड़बड़ाहट के साथ अजय से पूछा। नहीं आंटी जी, बल्कि एक हैरान करने वाली बात है, अजय ने कहा। क्या बात है? आपने जो पता हमें बताया था, जब हमने वहां पर जाकर देखा तो हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वहां पर गौरी की झोपड़ी तक नहीं थी। वहां पर एक भी ऐसा सुराग नहीं था जिससे लगे कि वो वहां पर पहले झोपड़ी बनी हुई थी, बल्कि वहां पर तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई आया ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके घर के सामने पीपल का पेड़ भी है, वो मिला तुम्हें? हाँ आंटी जी, हमें पीपल का पेड़ तो मिला, पर वहां पर गौरी नहीं बल्कि 6 नींबू मिले। क्या नींबू? सबने हैरानी के साथ कहा। हाँ ये नींबू। माखनलाल ने अपने हाथ में पकड़ी सफेद पॉलिथीन दिखाते हुए कहा, जैसे जिसके अंदर नींबू रखे हुए थे। उन नींबुओं का रंग पीले से लाल हो गया था। जब माखनलाल ने उन नींबू देखे तो हैरान हो जाता है, साहब इन नींबुओं का रंग बदल कैसे गया? जब मैंने उस पीपल के पेड़ के पास से उठाया था तब तो ये पीले थे, यहाँ पर आते ही लाल कैसे हो गए? जब अजय उन नींबुओं को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। नींबुओं को देखकर आयशा डर जाती है और वो कहती है, ये क्या बुरी बला ले आए हो आप दोनों मेरे घर पर जाइए, इसे बाहर रख कर आइए। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, अजय ने कहा। मैंने कहा ना, ये नींबू बाहर रख कर आइए, आपको पता नहीं है क्या नींबू से क्या क्या काला जादू किया जाता है इस गांव में। आयशा के बार बार कहने पर अजय कहता है, माखनलाल ये नींबू जिप्सी में रख कर आ जाओ। माखनलाल वो नींबू जिप्सी में रखने चला जाता है। आप डरिए मत, हो सकता है पॉलिथीन में रखे रखे नींबू सड़ गए हों और लाल पड़ गए हों।
पर इतनी जल्दी कैसे साहब? जब मैंने उठाए थे तब तो पीले थे, यहाँ लाते ही लाल हो गए। माखनलाल ने दरवाजे से वापस आते हुए कहा। माखनलाल चुप हो जाओ, अजय ने गुस्से से कहा। फिर अब आगे क्या करना है? गौरी का पता कैसे पता चलेगा? संतोष ने कहा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर गौरी की हमारे पास फोटो होती तो पाताल में भी होती तो मैं उसे वहां से भी ढूंढ लाता। पर अब प्रॉब्लम यह है कि जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं उसको मैं कैसे ढूंढूं? ना ही उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही जो पता आंटी जी ने हमें बताया वहां पर वो रहती थी। समीर ने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। जब माखनलाल ने वो कैमरा देखा तो वो समीर से कहने लगा, ये कैमरा तुम्हारा है? जी हाँ, मेरा ही है, समीर ने जवाब दिया। चलता है? काम ठीक से तो करता है ना? फोटो कैसी आती है? जी चलता है, और बहुत अच्छी फोटो आती है। एक फोटो खींचो कैसे हमारी? अजय माखनलाल पर चिल्लाते हुए कहता है। ये क्या कर रहे हो माखनलाल? तुम यहाँ केस सॉल्व करने आए हो या फोटो खिंचवाने आए हो? वो साहब हमारा ना बड़ा मन था ऐसे बड़े वाले कैमरे से फोटो खिंचवाने का। एक खिंचवाने दीजिए ना, हम अपनी मेहरारू को दिखाएंगे, बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है समीर, खींच दो हमारे माखनलाल की एक फोटो, अजय ने कहा। समीर माखनलाल की फोटो खींच देता है। अच्छा आंटी जी, अब हम चलते हैं। यदि आपको गौरी के बारे में कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें कॉल कर दीजिएगा। गौरी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहीं हमें उसे ढूंढते देर ना हो जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यही डर मुझे भी सता रहा है बेटा, तुम फिक्र मत करो। जैसी मुझे कुछ याद आता है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है फिर, अलविदा आंटी जी, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर अजय वहां से जाने लगता है। माखनलाल अभी भी समीर से बातें कर रहा था। कैसी आई हमारी फोटो? बहुत अच्छी आई है माखनलाल जी, आपकी फोटो, और आप तो अभी भी जवान लग रहे हैं। और इसमें लगने वाली बात क्या है, हम तो हैं ही जवान, बस बाल ही तो सफेद हुए हैं हमारे अभी। वैसे कब तक मिल जाएगी हमारी फोटो? वो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर हम कल लेने आते हैं। अजय दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो समीर और माखनलाल की बातें सुनकर रुक जाता है और कहता है, समीर क्या शादी वाले दिन तुमने शादी की फोटोज खींची थी? हाँ खींची थी ना, समीर ने कहा। क्या तुमने उस दिन इसमें गौरी की फोटो खींची थी? समीर उस दिन के बारे में याद करते हुए कहता है, हाँ खींची थी ना, पर गौरी ने घूंघट डाल रखा था। पर हाँ, उसका थोड़ा सा चेहरा कैमरे में कैप्चर हो गया था। तो दिखाओ समीर, हमें वो फोटो दिखाओ जल्दी। हाँ अभी दिखाता हूँ। समीर अपने कैमरे में शादी वाले दिन की फोटोज ढूंढने लग जाता है। वो शादी वाली फोटो ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन बंद हो जाती है। कैमरा चलते चलते बंद हो जाता है। वो बार बार कैमरा ऑन करने का बटन दबा रहा था पर कुछ नहीं हो रहा था। अरे शिट, समीर ने कहा। क्या हुआ? अजय ने हैरानी के साथ कहा। वो कैमरे की बैटरी चली गई। आप लोग बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी इसे चार्ज पर लगा देता हूँ। ठीक है, और जल्दी करना, अजय ने कहा। समीर कैमरा लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है और अपने बैग में कैमरे का चार्जर ढूंढने लग जाता है। समीर का एक बड़ा सा काले रंग का बैग था जिसके अंदर उसने अपने कैमरे की बैटरी का चार्जर रखा हुआ था। वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था अपने कपड़ों के बीच चार्जर ढूंढने की, पर वो उसे नहीं मिल रहा था। यार यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? समीर ने चार्जर ढूंढते हुए कहा। समीर को ऊपर गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गया था पर अभी तक वो नहीं आया था और नीचे हॉल में सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। इतना वक्त हो गया, समीर अभी तक आया क्यों नहीं? अजय ने कहा। सर मुझे तो लगता है वो खुद अपनी एनर्जी से कैमरे की बैटरी को चार्ज कर रहा है, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। माखनलाल मजाक नहीं, अजय ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं देख कर आती हूँ, तन्वी ने कहा। रुको मैं भी चलती हूँ, अनन्या ने कहा। तन्वी और अनन्या ऊपर वाले कमरे में जाने लगती हैं। समीर अभी भी अपना चार्जर ढूंढ रहा था और चार्जर ढूंढते ढूंढते उसने अपना सारा सामान बिस्तर पर फैला दिया था। बिस्तर के ऊपर कहीं पर उसकी शर्ट्स थी तो कहीं पर उसकी पैंट्स। उसके सामान की वजह से बिस्तर पर चढ़ाया गया चादर नजर ही नहीं आ रहा था। जब तन्वी और अनन्या उस कमरे में पहुंचती हैं तो बिस्तर की हालत देखकर हैरान हो जाती हैं। अनन्या कहती है, तू ये क्या कर रहा है और ऐसे सारा सामान क्यों फैला रखा है? यार वो मैं अपने कैमरे का चार्जर ढूंढ रहा था, समीर ने कहा। तू भी ना अभी तक लापरवाह है। कॉलेज में भी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखता था, कभी बोतल तो कभी बुक्स घुमा दिया करता था, और अभी कैमरे का चार्जर, कब सुधरेगा तू? तन्वी ने कहा। यार गुस्सा बाद में कर लेना, पहले मेरा चार्जर ढूंढते मेरी मदद तो कर दो, नहीं तो गौरी का पता कभी नहीं चल पाएगा और वो इंस्पेक्टर अजय मेरी जान खा लेगा। ठीक है करते हैं, अनन्या ने कहा। अनन्या और तन्वी बिस्तर के पास जाती हैं और बिस्तर के ऊपर फैले कपड़ों में कैमरे का चार्जर ढूंढने लग जाती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद अनन्या को कैमरे की बैटरी का चार्जर मिल ही जाता है। वो चार्जर समीर को देते हुए कहती है, ये ले तेरा चार्जर, आखिर मुझे मिल ही गया, अब जल्दी से लगा इसे चार्जिंग पर, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं गौरी की फोटो देखने का। हाँ बाबा भी लगाता हूँ। समीर चार्जर पकड़ता है और कैमरे में से बैटरी निकालकर उसे चार्ज पर लगा देता है और कहता है, चलो अब नीचे। हाँ चल, अनन्या ने कहा। वो तीनों कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी तन्वी कहती है, समीर तुम बिना एक नंबर के बेवकूफ हो, बैटरी चार्जिंग पर तो लगाई पर प्लग ऑन करना तो भूल ही गए। इतना कहकर तन्वी चार्जर का बटन ऑन करने लग जाती है।
जैसे ही तन्वी चार्जर का बटन ऑन करती है, जोर से खटके और बैटरी के अंदर से आवाज आती है, धम। खटके और बैटरी के अंदर से चिंगारी निकलने लगती है। वो आवाज सुनकर घर के सारे लोग ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ? संतोष ने कहा। यह आवाज कैसी थी? अजय ने कहा। सब ठीक तो है? रुद्र ने कहा। वो मैंने जैसे ही चार्जर का बटन ऑन किया तो शॉर्ट सर्किट हुआ और बैटरी जल गई, तन्वी ने रुंधवी आवाज में कहा। बैटरी और उसका चार्जर दोनों जल चुके थे। ये कैसे हो गया? अभी तो नई वायरिंग करवाई थी पूरी हवेली में मैंने, संतोष ने कहा। हो सकता है कोई तार सही से कनेक्ट ना हुआ हो, उसकी वजह से हो गया हो, अर्जुन ने कहा। अब क्या, गौरी की फोटो हम नहीं देख पाएंगे, माखनलाल ने कहा। जब तक कैमरे में नई बैटरी नहीं लगती हम फोटो नहीं देख पाएंगे, समीर ने कहा। तो बस हम कल तक का इंतजार कर लेते हैं, कल मैं गोंदिया से नई बैटरी खरीद कर ले आऊंगा, रुद्र ने कहा। यह ठीक है, समीर ने कहा। ठीक है, फिर हम दोनों कल आते हैं, अजय ने कहा। सब लोग नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। रात के 11 बज रहे थे और अनन्या हवेली की छत पर आती है और देखती है अर्जुन चुपचाप छत पर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या सोच रहे हो लेखक साहब? अचानक अनन्या की आवाज सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और कहता है, अरे अनन्या तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ तो सोच रहे हो अर्जुन, बताओ ना क्या? मैंने कहा था ना कि गौरी की पहेली अभी और उलझेगी, देखो उलझ गई। जंगल में पीपल के पेड़ के पास 6 नींबू मिलना, रुद्र के घर में 6 लोग होना, एक हैरान करने वाली बात है। और तुमने खुद देखा ना, गौरी की फोटो उस कैमरे में हम देखने ही वाले थे और अचानक बैटरी का जल जाना। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ अर्जुन, कुछ अजीब तो मुझे भी लग रहा है। बस भगवान से मेरी दुआ है कि गौरी जल्दी मिल जाए। होगी तो मिलेगी ना, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? अनन्या ने कहा। अरे कुछ भी तो नहीं, अर्जुन ने कहा। नहीं, कुछ तो होगी तो मिलेगी का मतलब? अर्जुन अनन्या के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही रुद्र वहां पर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों यहां पर हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूं। सोने का वक्त हो गया है, यदि चाची ने इतनी रात में छत पर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो सोने। हाँ चल, अर्जुन ने कहा। वो तीनों नीचे सोने चले जाते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। रुद्र अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रहा था। वो कंघी से अपने बाल संवार रहा था। उसके दोस्त समीर, अर्जुन और पीयूष अभी तक सो रहे थे। जब सूरज की किरणें खिड़की से आती हुई अर्जुन के चेहरे पर गिरने लगी तो उसकी नींद खुल गई। जब अर्जुन ने आईने के सामने रुद्र को तैयार होते हुए देखा तो वो कहने लगा, कहाँ चल दी सवारी सुबह सुबह? अरे तू उठ गया? भूल गया गोंदिया जाकर कैमरे की बैटरी खरीद कर लाना है। तो इतनी सुबह सुबह? पागल, तू गाँव में और यहाँ सुबह के 9 बजे दोपहर हो जाती है। हाँ सही कहा, रुक मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है, फिर जल्दी से फ्रेश हो जा तू। रुद्र और अर्जुन बातें कर ही रहे थे कि तभी समीर की भी नींद खुल जाती है। कहाँ जाने की बात करो तुम दोनों? समीर ने कहा। अरे गोंदिया, रुद्र ने कहा। तुम मुझसे क्या दुश्मनी है तुम दोनों की? मैं भी चलूंगा। हाँ ठीक है, पर पहले उठ तो जा बिस्तर से, या यहीं पर लेटे लेटे चलेगा, रुद्र ने कहा। अर्जुन और समीर बिस्तर से उठ जाते और तैयार होने लगते हैं। 10 बज गए थे। अर्जुन, समीर और रुद्र तीनों तैयार हो गए थे। वो तीनों कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी पीयूष की नींद खुल जाती है और उन तीनों को एक साथ तैयार होकर बाहर जाता हुआ देख वो कहता है, तुम तीनों इतना सज धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रुद्र के लिए नई दुल्हन देखने के लिए जा रहे हो क्या? पीयूष की बात सुनकर समीर और अर्जुन हंसने लगते हैं। पागल, नई दुल्हन को बाद में देखने जाएंगे, पहले पुरानी दुल्हन की तो फोटो देख ले हम। मतलब? पीयूष ने कहा। थोड़ा घन चक्कर ही रहेगा। कल बैटरी खराब हो गई थी ना कैमरे की, तो वही लेने जा रहे हैं गोंदिया, अर्जुन ने कहा। वाह, दिखा दी दोस्ती। अकेले अकेले जा रहे हो घूमने? भूल गए कॉलेज में हमेशा बंक पर मैं तुम्हें ही ले जाया करता था, और बंक मार के कहाँ घूमने जाना है ये भी मैं ही डिसाइड करता था। यही सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। ओ नाटक कंपनी, ये नाटक करना बंद कर और चुपचाप तैयार हो जा, हम लोग कर रहे हैं तेरा इंतजार, रुद्र ने कहा। ये हुई ना बात, बस यूं गया और यूं आया। पीयूष 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। चारों दोस्त तैयार होकर नीचे जाने लगते हैं और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं अनन्या और तन्वी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो हीरो लोग? अनन्या ने कहा। कैमरे की बैटरी लेने, समीर ने कहा। तो बैटरी क्या इतनी भारी होती है जो तुम चारों लेने जा रहे हो? एक जने से नहीं उठेगी क्या? अनन्या ने कहा। वो हमने सोचा रुद्र गोंदिया जा ही रहा है तो हम भी उसके साथ चले जाते हैं, इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा, पीयूष ने कहा। वाह, बहुत अच्छा सोचा तुम चारों ने।
और हम दोनों का क्या? यहाँ पर इस हवेली के अंदर घूमे? अनन्या ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। सॉरी बाबा, गलती हो गई और अब देवी जी हमें क्षमा कीजिए, आप भी तैयार हो जाइए। रुद्र ने कहा, इसमें तैयार होने वाली बात क्या है? हम दोनों को तो पहले से ही पता था कि तुम बैटरी लेने अकेले नहीं आने वाले, क्योंकि ये 3 इडियट्स तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, और फिर हम दोनों कैसे छोड़ सकते हैं? सही कहा, क्योंकि जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, पीयूष ने कहा। सभी लोग हवेली से बाहर जाने लगते हैं, तभी रुद्र की माँ की पीछे से आवाज आती है, अरे रुद्र बेटा सुनो, जब तक तुम लोग जिप्सी में बैठो मैं माँ से बात करके आता हूँ। रुद्र ने अपने दोस्तों से कहा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र जब वापस हवेली के अंदर जाता है तो देखता है उसकी माँ के बगल में उसकी चाची खड़ी थी। बोलिए माँ, क्यों बुलाया आपने? वो मैं कह रही थी बेटा, जिप्सी अच्छे से चलाना और अपना ख्याल रखना। जी माँ। और हाँ रुद्र बेटा, जल्दी वापस आ जाना, आयशा ने कहा। चाची जल्दी वापस तो तब आऊंगा ना जब जल्दी जाऊंगा, अब मैं जाऊं, पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है जा, आयशा ने कहा। अनन्या, समीर, अर्जुन और पीयूष के साथ जिप्सी की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, पर तन्वी सामने वाली सीट पर रुद्र के साथ नहीं बैठना चाहती थी। वो बार बार कह रही थी कि उसको पीछे बैठना है, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। सब उसके मजे ले रहे थे। तभी रुद्र वहां पर आ जाता है और जिप्सी में बैठते हुए तन्वी से कहता है, अब तुम्हें अलग से बोलूं क्या बैठने के लिए? बैठना है तो बैठो, वरना घर में रहो। तन्वी चुपचाप रुद्र के बगल में बैठ जाती है। रुद्र और उसके दोस्त पहाड़ी वाले रास्ते पर थे। जिप्सी हवाओं से बातें कर रही थी। तभी अर्जुन कहता है, यार रुद्र कुछ भी बोलो, तेरा ये बलमा टोला गाँव ना कमाल का है, और उससे भी प्यारी ये पहाड़ी वाली रोड है। पर क्यों? रुद्र ने कहा। यार ये रोड ना मुझे भोपाल की याद दिला देती है। वहां पर भी मनु भवन टेकरी की चढ़ाई चढ़ते वक्त ऐसी ही रोड आती है। याद है हम कॉलेज बंक करके वहीं पर जाया करते थे। अपन क्या, अपना आधे से ज्यादा कॉलेज वहीं पर जाया करता था। यदि आप यूआईटी वाले हो और बंक मार के कभी मनु भवन टेकरी नहीं गए तो आप यूआईटी के स्टूडेंट कहलाने लायक ही नहीं हो, अनन्या ने कहा। हाँ यार सही कहा, पर वहां दोस्तों से ज्यादा कपल बैठा करते थे। मनु भवन टेकरी पर ही जैन मंदिर था, पर मंदिर में पूजा करने की जगह लोग आस्था, श्रद्धा, अर्चना, आराधना को अपने साथ लेकर पहाड़ी पर बैठते थे, पीयूष ने कहा। पीयूष की बात सुनकर रुद्र खांसने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं खांसी रुद्र को क्यों आ रही थी। रुद्र के मजे लेते हुए अनन्या कहती है, क्या हुआ रुद्र, तू ठीक तो है ना? पानी दूं क्या? यदि ज्यादा खांसी आ रही हो तो। नहीं मैं ठीक हूँ, पानी की कोई जरूरत नहीं है, रुद्र ने जिप्सी चलाते हुए कहा। समीर ने अपने बगल में कैमरा रखा हुआ था। उस कैमरे को देखकर अर्जुन पूछता है, यार तू ये कैमरा साथ में क्यों लाया है? वो इसलिए जैसे ही बैटरी मिलेगी हम इस कैमरे में लगाएंगे और गौरी की फोटो पुलिस इंस्पेक्टर को भेज देंगे। अच्छा, ये काम तो तूने बहुत सही किया। गौरी की फोटो तो मुझे भी देखनी है, आखिर वो दिखती कैसी थी? हाँ यार, पर सिर्फ तुझे ही नहीं, हम सबको भी देखना है, अनन्या ने कहा। तन्वी ने अपने बाल खोलकर रखे थे। तभी रुद्र जिप्सी की स्पीड बढ़ा देता है, जिस कारण ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आने लगते हैं और तन्वी के लंबे लंबे बाल हवा में उड़ने लगते हैं। तन्वी के बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जिप्सी चलाते हुए रुद्र अपनी नजरें टेढ़ी करके तन्वी को अपने बाल संवारते हुए देखने लगता है। तन्वी बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसके बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। अपने बालों के कारण तन्वी परेशान हो जाती है और बिखरे हुए बालों को बांधने लगती है। जैसे ही तन्वी उन्हें बांधने लगती है, रुद्र कहता है, अरे क्या कर रही हो, खुले रहने दो ना। तुम खुले बालों में। रुद्र बोलते बोलते रुक जाता है। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। कुछ नहीं, इतना कहकर रुद्र वापस सामने देखने लगता है और जिप्सी चलाने लगता है। तन्वी अपने बालों का जूड़ा बांध लेती है। कुछ ही पल बाद जिप्सी चलाते चलाते रुद्र अपने कॉलेज की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो घंटों तन्वी के साथ मनु भवन टेकरी पर बैठा रहता है। वो अपने रूम से कॉलेज जाने के लिए तो निकलता था, पर क्लास में बैठने की जगह तन्वी के साथ मनु भवन टेकरी पर बैठा रहता था, जहां से पूरा भोपाल दिखता था। छोटे छोटे घर और पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ भोपाल। मनु भवन टेकरी से भोपाल का रात का नजारा तो अलग ही देखने लायक होता था। लोग दूर दूर से वो नजारा देखने आते थे। रुद्र और तन्वी मनु भवन टेकरी की ऊंचाई पर एक बड़ी सी चट्टान पर पांव नीचे करके बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तन्वी ने अपने बाल खोल कर रखे थे। रुद्र, तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता क्या? मैं ऊंचाई से क्यों डरूं? इससे ऊंचा तुम्हारा प्यार है, रुद्र ने प्यार से कहा। अच्छा, और यदि तुम ऊंचाई से मैं गिर गई तो? तुम्हारे गिरने से पहले ही मैं इस चट्टान को अपनी प्यार की ऊंचाई में गिरा दूंगा। और फिर भी यदि तुम गिर गई तो तुम्हारे गिरते वक्त तुम्हें अपनी बाहों में इस कदर भर लूंगा कि ये चट्टान भी हमारी प्यार की गहराई में डूब जाएगी। रुद्र और तन्वी बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और तन्वी के बाल हवा में उड़ने लगते हैं। और अपने बालों को उड़ता देख तन्वी अपने बालों का जूड़ा बांध लेती है। हाँ तो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम रुद्र? वो मैं बोल रहा था कि रुद्र बातें करते करते अपने हाथ तन्वी के जूड़े के पास ले जाता है और धीरे से उसका जूड़ा खोलने लगता है।
जब तन्वी को एहसास होता है कि रुद्र उसका जूड़ा खोल रहा है तो वो कहती है, अरे क्या कर रहे हो? रुद्र तन्वी का जूड़ा खोल देता है और कहता है, वो मैं बोल रहा था कि तन्वी तुम बाल मत बांधा करो, तुम खुले बालों में और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा? तन्वी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जुल्फों में उंगलियां गुथने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में गजरा लगाने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में खो जाने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में सो जाने का मन करता है। बस यही मन करता है रुद्र, और कुछ मन नहीं करता तुम्हारा? तन्वी ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम्हारे पैरों में पायल पहनाने का मन करता है, तुम्हारे हाथों में कंगन पहनाने का मन करता है, तुम्हारी कमर में कमरबंद पहनाने का मन करता है, तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर चलने का मन करता है। तन्वी की सांसें ऊपर नीचे तेज से चलने लगती हैं, उसका दिल धक धक बजने लगता है। तन्वी धीरे से कहती है, और क्या मन करता है रुद्र? तुम्हारे कानों में बाली पहनाने का मन करता है, तुम्हारी नाक में नथनी पहनाने का मन करता है। और क्या मन करता है रुद्र? बोलो ना। रुद्र अपना हाथ तन्वी की मांग पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने का मन करता है। रुद्र अपनी उंगलियां तन्वी की आंखों तक ले जाते हुए कहता है, तुम्हारी इन झील से गहरी आंखों में डूबने का मन करता है। रुद्र धीरे धीरे अपनी उंगलियां तन्वी की आंखों से उसके लबों तक ले जाकर कहता है, तुम्हारे लबों को। रुद्र बोलते बोलते रुक जाता है। तन्वी की सांसें और तेज ऊपर नीचे चलने लगती हैं और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए लंबी सांस लेकर कहती है, बोलो ना रुद्र, लबों को क्या? रुद्र अपनी उंगलियां तन्वी के लबों पर फेरते हुए कहता है, तुम्हारे लबों को चूमने का मन करता है।